Hi everyone, welcome to our channel. So this is day 7 of your Flamingo book. Chapter number 7 कवर करेंगे हम, जिसका नाम है द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. So मैंने आप लोग को पहले भी बताया है बैकग्राउंड, सेंट्रल आइडिया, थीम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं दैट आर द की पॉइंटर्स एंड योर कैरेक्टर स्केच, जिनके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं. तो ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें एंड तक जरूर देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर एज वेल. और मेरा जो पहला शुरुआत होता है इसके बैकग्राउंड के साथ होता है, जिसमें इंटरव्यू के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है. देखो, इस स्टोरी में 2 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में आपको बताया गया है कि इंटरव्यू कब से चला आ रहा है, ठीक है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के ओपिनियन क्या क्या है इंटरव्यूज़ के बारे में. Whereas सेकेंड पॉइंटर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सेकेंड स्टोरी इज ऑल अबाउट द इंटरव्यू विच वॉज गोइंग ऑन बिटवीन अम्बर्टो इको एंड मुकुंद पद्मनाभन, जो कि आपके एक नॉवल के ऊपर हो रही है, दैट इज़ द नेम ऑफ द रोज, जो बहुत ही पॉपुलर हुई. उसको अम्बर्टो इको ने लिखा था. सो इस नॉवल का पॉपुलर होना एक मिस्ट्री रह गया. वो बता रहे हैं कि ये आखिर नॉवल फेमस क्यों हुई और कैसे इसका फेमस होना एक मिस्टीरियस चीज़ ही रह गया. तो वो हम पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले शुरुआत होती है लेसन की. इट बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू. तो आपको सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हाईलाइट करी गई है वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरव्यू, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग विच इज़ अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. मतलब जर्नलिज्म में देखोगे तो कब से चला आ रहा है और अभी तक होता आ रहा है, ठीक है ना. अपने इन्वेंशन से लेकर के अभी तक इंटरव्यूज़ वैसे ही होते हैं जैसे आप अभी देखते हो, ठीक है. और ये लगभग कितने साल पुराना है? 130 साल. दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पर तो बताया गया है ऑथर के हिसाब से इट इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपल हैव वेरी डिस्टिंक्ट ओपिनियंस अबाउट द यूजेज ऑफ इंटरव्यू. तो अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन, स्पेशली जब आप एक्टर एक्ट्रेसेस को इंटरव्यू देते हुए दिखोगे ना, तो कुछ लोगों के ओपिनियन अच्छे होते हैं और कुछ लोगों के ओपिनियन बुरे. सम थिंग्स ऑफ इट इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म वेयर आर सम पीपल कांट स्टैंड बीइंग इंटरव्यू. कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है इंटरव्यू देना या फिर इंटरव्यू के बारे में बात करना, क्योंकि उन्हें लगता है इंटरव्यू के अपने ही अलग मज़े हैं. आप जब लार्ज ऑडियंस के सामने खड़े हुए होते हो और आपको अपने आप को डिस्प्ले करना होता है तो ये बहुत ही ईजी वर्जन हो जाता है. वेयर एज कुछ लोग बहुत नफरत करते हैं, इंटरव्यू देना उन्हें क्राइम जैसा लगता है. इंटरव्यू leaves a lasting impression according to an old saying. बहुत पुरानी कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. और इंटरव्यू देते टाइम आपका वही इंप्रेशन लोगों के पास जाता है. जहाँ पर परसेप्शंस आर मेड अबाउट सर्टेन पर्सन्स, लोगों के बारे में लोग ओपिनियंस बनाते हैं. एंड जब लोगों के बारे में ओपिनियंस बनते हैं तो उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है वो कहीं खो जाती है. देखो, आपको नहीं पता, जब सपोज बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, शाहरुख खान है, आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण है ना, रणवीर सिंह है. तो जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हो, है ना, तो जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हो तो आपको लगता है कि अरे इसने गुस्सा कर दिया तो ये गंदी है, अच्छा ये किसी की मदद करी है गरीब की तो ये बहुत अच्छी है. तो हम लोगों की एक्टिविटी के हिसाब से उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं. हमें ये भी नहीं समझ में आता कि अभी उसका मूड अच्छा होगा या बुरा होगा, बट जो भी चीज़ हम पहली बार उसके बारे में देख लेते हैं हम वैसा ही ओपिनियन बना लेते हैं, ठीक है ना. तो कई बार ऐसा होता है कि लोग दिखावा करते हैं कि आई एम सो गुड, आई एम सो ग्रेट, बट कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जो इंटरव्यू होता है वो एक गुस्से के टाइम पर ले लिया गया हो या सडनली ले लिया गया हो तो उनकी नेगेटिव इमेज बन जाती है. बट जैसी इमेज बन गई हम उन्हें वैसे ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम पर्सनली तो जाकर के जानते नहीं हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को, राइट ना. नेक्स्ट, फेमस सेलिब्रिटीज़, बहुत महान, बहुत जानकार सेलिब्रिटीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, राइटर्स, आर्टिस्ट, है ना. ये क्रिटिसाइज करते हैं इंटरव्यू को, कहते हैं जो इंटरव्यू ले उसको सज़ा होनी चाहिए. भाई ऐसा लगता है जैसे इंटरव्यू एक हॉरर हो, ऐसा लग रहा हो जैसे इट इज़ थम्परिंग ऑन फूड पाइप्स, जैसे कोई गला दबा दे रहा हो आपका, सफोकेट कर दे रहा हो आपको. सो रुडयार्ड किपलिंग को अगर आप सुनोगे या उनकी वाइफ को सुनोगे तो भी आपको कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा. इनकी वाइफ ने एक डायरी में लिखा कि कैसे, ठीक है ना, जब वो बोस्टन में थे तो उनका दिन खराब कर दिया था किसने? 2 रिपोर्टर्स ने इंटरव्यू लेकर के. तो बहुत मैटर करता है कि कौन सा बंदा आकर के आपसे इंटरव्यू ले रहा है. अब कोई आकर के मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, अरे आप तो धोखेबाज हो, आप तो ये करते हो, आप तो वो करते हो, तो अगर आप विटी नहीं हो तो आप आंसर नहीं दे पाओगे. किपलिंग कंसिडर्स इंटरव्यूइंग एन असॉल्ट. तो आप किपलिंग को देखोगे, उनकी वाइफ को देखोगे तो दोनों को ही लगता है कि दिस इज नॉट गुड. और किपलिंग के हिसाब से ये क्या है? एक असॉल्ट है, एक टॉर्चर, अ क्राइम दैट शुड अट्रैक्ट पनिशमेंट. इसके लिए सजा मिलनी चाहिए. ही बिलीव्स दैट अ रिस्पेक्टेबल मैन वुड नेवर आस्क और गिव एन इंटरव्यू. वो कहते हैं एक ढंग का इंसान और एक जो अच्छा इंसान होगा ना वो कभी इंटरव्यू देगा और ना कभी इंटरव्यू लेने के लिए कहेगा, ठीक है जी. चलिए, तो इसके सेकेंड पार्ट पे हम जाते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं. यहाँ पर आपको बताया गया है द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद पद्मनाभन एंड अम्बर्टो इको. तो बहुत फेमस हुआ था ये इंटरव्यू और लोगों ने इसको बहुत पसंद भी किया. तो हो सकता है कि मुकुंद पद्मनाभन एज एन इंटरव्यूअर
बहुत अच्छे साबित हुए। उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे, जहाँ से उन्होंने शुरू किया, जहाँ पर उन्होंने एंड किया, वो बहुत ज़बरदस्त था। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा अम्बर्टो इको, उन्होंने बहुत ही विटी होकर के अपने क्वेश्चंस का आंसर दिया, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो मुकुंद पद्मनाभन है वो द हिंदू के मतलब रेफरेंस से आए हुए हैं। और दूसरी चीज़ आपको इनके बारे में पता चलेगा, अम्बर्टो इको जो कि अपनी नॉवल के लिए फेमस हुए, लेकिन ये इटली की एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था बोलोग्ना, वहाँ पर प्रोफेसर थे और ये सिमियोटिक्स पढ़ाते थे, है ना, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ साइंस। फाइन, नाउ लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। सो आप देख सकते हो यहाँ पर उनको बताया गया है दैट ही वॉज अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। मतलब अपने फिक्शन लिखने से पहले इनको दूसरी चीज़ों में जाना जाता था। और ये कहते हैं कि मैं तो एक अकेडमिशियन ही हूँ, फेमस हो गया नॉवलिस्ट के नाम से। तो ये नहीं पता होता ना किसी को कि आप किस चीज़ के लिए फेमस हो गए। मेरे लिए बेटर यही है कि लोग मुझे जानते हैं और मेरे लिखे हुए को पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने आप को एक अकेडमिशियन ही मानते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम उसमें स्पेंड किया है। उनके हिसाब से उन्होंने कम टाइम दिया किसको, इंटरव्यू जब वो दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि मैंने नॉवल को तो बहुत कम टाइम दिया था, मैंने तो अपने स्पेसेस को फिल किया था। जैसे आपकी यूनिवर्स में खाली जगहें होती हैं, एटम्स में खाली जगहें होती हैं, वो कहते हैं लोगों की भी ज़िंदगियों में खाली जगहें होती हैं, और मेरी ज़िंदगी में भी थी तो मैंने उनको भरा और उनको भर करके मैंने नॉवल लिखी। मुझे नहीं पता था कि मैं इसके लिए फेमस हो जाऊँ। द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल। तो ये जो इंटरव्यू हो रहा है दिस इज ऑल अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज नॉवल, है ना। और उस नॉवल का नाम क्या है, द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज जो थी वो मार्केट में बिक गई। ऑल्दो पब्लिशर वॉज नॉट सो श्योर अबाउट दिस, उसको ये लगा था कि हाँ ठीक ठाक बिक जाएंगी, बट इतनी बिक जाएंगी, इतनी पॉपुलर होंगी ना, नहीं पता था। द इंटरव्यू बेगिंस, शुरुआत करता है वो, उनसे पूछता है कि कैसे अम्बर्टो इको मैनेज करते हैं इतने सारे काम। तो अम्बर्टो इको रिप्लाई क्या करते हैं, दैट ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। वो कहते हैं मैं सब कुछ सेम ही तो कर रहा हूँ, मैं तो अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ। फिर वो जस्टिफिकेशन उसका देते हैं, कहते हैं कि दैट हैज़ बुक्स अबाउट चिल्ड्रेन टॉक अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस विच इन द एंड रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट इन फिलोसफी। आप समझो, मैंने एक किताब लिखी है ना, और उस किताब ने बात करी मतलब अबाउट चिल्ड्रेन टॉक अबाउट पीस एंड नॉन वायलेंस, तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर लिखी बुक। अब उन्होंने बोला कि अब देखो, अब इस बारे में आप बात कर रहे हो, अब अल्टीमेटली दूसरी जगह पर फिलोसफी की तो बात कर रहे हो ना, तो जैसे आप बोल रहे हो है ना, और आप नॉलेज दे रहे हो, एक ही तो बात हो गई ना। तो आप एक तीर से दो निशाने मार रहे हो, तो उनके हिसाब से हम एक ही टाइम पर दो चीज़ें कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता, और मैं वही तो कर रहा हूँ। तो अम्बर्टो इको आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को एक अकेडमिक स्कॉलर के तौर पर। कहते हैं मैं अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता हूँ हफ्तों में, और मैं नॉवेल्स लिखता हूँ कब, संडेज़ को। अपने डेली रूटीन का पार्ट बना करके रखा है मैंने उनको। उनके लिए बॉदर नहीं करता कि लोग उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं एज अ नॉवेलिस्ट, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें स्कॉलर के नाम से क्यों नहीं जानते, क्योंकि उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू रीच मिलियन ऑफ पीपल विद स्कॉलरली वर्क। वो कहते हैं जब मैं एक स्कॉलर की तरह काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुँच जाऊँ, लेकिन एज अ नॉवेलिस्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो। नाउ ही बिलीव्स दैट देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन वंस लाइफ जस्ट लाइक देयर आर एम्प्टी स्पेसेस इन एटम्स। तो कहते हैं वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, जैसे आप यूनिवर्स में चले जाओ, एटम में चले जाओ, एम्प्टी स्पेसेस मिलती हैं, वैसे इंसान की ज़िंदगी में भी होती हैं। वो इनको बोलते हैं इंटरस्टिसेस, ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ हिज प्रोडक्टिव वर्क इज डन ड्यूरिंग दिस टाइम। वो कहते हैं कि इन खाली जगहों पे ही मैं अपना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करता हूँ। टॉकिंग अबाउट हिज नॉवल, फिर वो अपनी नॉवल के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं इट्स नॉट ईजी, ठीक है ना, टू रीड इट। कहते हैं कोई आराम से इसको नहीं पढ़ सकता था ना। इट हैज़ अ डिटेक्टिव एस्पेक्ट, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें एक थोड़ा सा डिटेक्टिव एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा कि मतलब आपको खोजबीन करनी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसमें मेटाफिजिक्स भी है, थियोलॉजी भी है और मेडिवल हिस्ट्री भी है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग्स। और वो मानते हैं दैट नॉवल हैज़ बीन रिटन 10 years बिफोर और 10 years लेटर इट शुड नॉट बी दैट मच पॉपुलर। उनका मानना ये है कि अगर इसको 10 साल पहले और या 10 साल बाद लिखा जाता तो शायद ये उतनी पॉपुलर ना होती जितनी की ये अभी है। तो वो कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि मेरी जो राइटअप्स हैं उनका पॉपुलर होना इज़ द गेम ऑफ द टाइम ऑल्सो। सब समय का खेल है, सब काल का खेल है, वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल व्यू आपका बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद हम जाते हैं हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर। तो इंटरव्यू में आपको अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन एज अ कैरेक्टर दिखाई देंगे। बाकी भी कुछ स्पेसिफिक आपको राइटर्स देखने के लिए मिलेंगे
या फिर सेलिब्रिटीज़ देखने के लिए मिलेंगे जो इंटरव्यू को क्या बोलते हुए दिखाई देते हैं, बुरा बोलते हुए दिखाई देते हैं। तो दैट आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जितने कि ये दोनों हैं, ठीक है ना, किपलिंग के बारे में ही जैसे आपने पढ़ा। अब ना अम्बर्टो इको के बारे में पहले जान लो कि वो एक इटालियन प्रोफेसर है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में जॉब करते थे। स्कॉलर नोन फॉर हिज आइडियाज ऑन सिमियोटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक्स। ये एक डेडिकेटेड राइटर भी हैं जो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं थ्रू हिज नॉवेल्स एंड स्कॉलरली वर्क। मतलब ऑब्वियसली जो वो हैं वो लिखते हैं और फिर वो उसको लिख करके लोगों को रीच आउट करते हैं। ये एक हम्बल पर्सन भी है, जैसे कि इनके इंटरव्यू से पता चलता है। ही प्रेफर्स टू बी नोन एज एन एकेडमिक रादर देन नॉवलिस्ट। कहते हैं मैं नॉवलिस्ट के नाम से नहीं जाना चाहता या मैं जानना चाहता हूँ एक ऐसे बंदे के नाम से जो कि एक एकेडमिशियन है, क्योंकि मैं अपना ज़्यादा टाइम उसको देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुँच नहीं सकता वाया दिस। ये एक पोलाइट पेशेंट पर्सन आपको दिखाई देंगे जो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं बहुत ही ऑनेस्टली, मतलब आपको लगेगा कि अपना दिल खोल करके आपके सामने रख दे रहे हैं। ही इज़ एन ओपन माइंडेड पर्सन जिनके व्यूज़ इंटरव्यूज़ और जर्नलिज्म को लेकर के वर्थवाइल हैं, मतलब आपको लगेगा ऑसम। नाउ ही इज़ अ ह्यूमरस पर्सन विद दिस हु इनकॉर्पोरेट्स विट एंड ह्यूमर इनटू हिज कमेंट्स। तो ये जब ये बात करते हैं तो ये बहुत ही विटी होकर के बात करते हैं, बात में इनको थोड़ा सा आपको देखने के लिए मिलेगा दैट ही इज़ फनी ऑल्सो। तो अपने जवाब बहुत ही थॉटफुली देते हैं, जैसे शाहरुख खान करता है ना, उसके जवाब देखो सॉलिड होते हैं। एक बार उसको किसी ने सलमान बुला लिया था, तो उसने इंटरव्यूअर का उसको नाम पता था, तो वो रॉन्ग नेम ले रहा था उसका। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप कैसे विटफुल होकर के डील करते हो किसी को। मुकुंद पद्मनाभन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये एक जर्नलिस्ट है द हिंदू के, ठीक है ना, इन्होंने ही इंटरव्यू कंडक्ट किया है अम्बर्टो इको का। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक नॉलेजेबल और कमिटेड जर्नलिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। उससे भी इंपॉर्टेंट ये है हु इज़ थॉरो इन हिज प्रेपरेशन फॉर द इंटरव्यू। जब वो प्रेपरेशन मतलब जब वो इंटरव्यू लेने के लिए आया तो ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड। तो नेसेसरी होता है कि जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको भी नॉलेज हो। बिना नॉलेज के आप किसी का इंटरव्यू लोगे तो आप अच्छे से नहीं ले पाओगे। आप प्रोफेशनल इंटरव्यूअर हु आस्क रिलेवेंट एंड थॉटफुल क्वेश्चंस, और उन्होंने सवाल भी बड़े अच्छे अच्छे पूछे। तो इससे आपको पता चलता है कि एक इंसान की जो इमेज मैनेजमेंट होती है वाया इंटरव्यू, वो इंटरव्यूअर के ऊपर भी डिपेंड करती है। वहीं सेंट्रल आइडिया पे अगर आप जाएंगे इसके, तो इट एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ इंटरव्यूज एज अ journalistic tool. Second, highlighting both their potential to provide valuable insights and the ethical concern surrounding the power dynamics between interviewer and interview, है ना। तो इंटरव्यूज जब होते हैं तो आपको दोनों की ही वर्ड पता चलती है, चाहे वो इंटरव्यूअर ही क्यों ना हो या फिर इंटरव्यू ही क्यों ना हो। ऑफन क्वेश्चनिंग वेदर एन इंटरव्यू ट्रूली कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ पर्सन और कैन बी मैनिपुलेटेड टू प्रेजेंट अ स्पेसिफिक इमेज। तो जब आप इनको सुनोगे या इनके सवाल को सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सवाल जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। क्या वो उनका एक्चुअल एस्पेक्ट आपके सामने लाना चाहते हैं या फिर वो जानबूझ करके क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि वो इस तरह का आंसर दें और उनका जो इमेज है वो मैनिपुलेट हो सके, राइट। तो इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे आप मास को रीच आउट कर सकते हो, है ना। और मास एक इंडिविजुअल फेमस सेलिब्रिटी को रीच आउट कर सकता है, क्योंकि आप हर देखो ना, सपोज अगर आप मेरे को पूछते हो कि मैम आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो मैंने बोल दिया ग्रीन, वैसे है नहीं ठीक है। आई लव वाइट कलर बट आई हार्डली वेयर्स देयर इज़ अ रीज़न, गंदा जल्दी हो जाता है वो, है ना। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो अगर आप मेरे से इंडिविजुअली एक बच्चा करके पूछेगा मैम आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो मैं एक को बताऊंगी। वैसे 1000 बच्चे आएंगे तो मुझे 1000 बार आंसर देना पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे मैं नंबर ऑफ पीपल को रीच आउट कर सकती हूँ, तो मैं आसानी से बता सकती हूँ। वहीं थीम के बारे में बात करेंगे। स्टोरी में जो नरेटर है वो आपको क्या बताते हैं अबाउट द रिएक्शन ऑफ पीपल एंड द व्यूज ऑफ सेलिब्रिटीज टूवर्ड एन इंटरव्यू। सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज फाइंड देम टू इंट्रूड ऑन देयर पर्सनल लाइफ्स। उन्हें लगता है कि ज़बरदस्ती हमारी लाइफ में घुस जा रहा है, एक ब्रीच है, ठीक है ना, हमारी लाइफ के अंदर एक ज़बरदस्ती घुसपैठ है। सम हैव नेवर गिवन इंटरव्यू ऑल देयर लाइव्स। द स्टोरी हैज़ द थीम ऑफ हाउ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस कैन कर्टेल एन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। तो इस इंटरव्यू के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि इंडिविजुअल की आप जो प्राइवेट लाइफ है उसको कैसे पूरी तरीके से ख़राब कर सकते हो ऐसा होता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी कई बार चोरी हो जाती है इंसान की। सेकेंड पार्ट में एक बहुत ही प्यारा सा इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिला है अम्बर्टो इको और मुकुंद पद्मनाभन का, जिसके थ्रू आपको ये पता चलता है कि टाइम मैनेजमेंट की वेरियस क्वालिटीज़, ठीक है ना, बाय द फेमस राइटर, एंड दीज हेल्प्स हिम गैदर सो मेनी
feathers in his hand. जस्ट बिकॉज उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, इसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल किए हैं. और वो ये भी डिटेल करते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द वेरियस एस्पेक्ट विच कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पर्सन सक्सेस. ज़रूरी नहीं है कि इंसान एक ही चीज़ से सक्सेसफुल हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इंसान के सक्सेसफुल होने के. नाउ लेट्स गो फॉर द की पॉइंटर्स ऑफ द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट अम्बर्टो इको's एकेडमिक राइटिंग स्टाइल. देखो कुछ तो अलग रहा होगा अम्बर्टो इको में जो वो इतने फेमस हो गए ऑब्वियसली. तो जनरली अगर आप देखोगे तो जो अकेडमिक स्कॉलर्स होते हैं वो फॉल्स हाइपोथेसिस लिखते हैं, रेक्टिफाई करते हैं उनको, है ना, कंक्लूजन्स देते हैं. जबकि अम्बर्टो इको ऐसे नहीं है ना, ये रीडर्स को ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं थ्रू द जर्नी ऑफ हिज रिसर्च, कोटिंग ऑल द ट्रायल्स एंड एरर्स टू रीच द कंक्लूजन. तो दोनों के लिखने में आप डिफरेंस देख रहे हो. इन्होंने कोई फॉल्स हाइपोथेसिस नहीं करी, किसी चीज़ को रेक्टिफाई नहीं किया, इन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को लिखा और हिट्स एंड ट्रायल मेथड पे लिखा, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा देखो क्या हुआ, फिर उसे कैसे बेटर किया गया, फिर कैसे ये चीज़ पॉइंट आया बीच में, फिर उसको कैसे इम्प्रूव किया गया. सो लाइक दिस हिज नरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग मेड हिम डिस्टिंक्टिव. और सबसे अलग जो चीज़ उनके राइटिंग स्टाइल को बनाती है दैट इज हिज नरेटिव स्टाइल. जब स्टोरी नरेशन फॉर्म में लिखी जाती है ना तो वो रीडर्स के हार्ट से कनेक्ट होती है और उसे अच्छे से पढ़ता है. नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स के बावजूद भी इंटरव्यू इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन. तो आपको पता है कि इंटरव्यू के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर नेगेटिविटीज़ देखोगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगी, पॉजिटिविटी कम, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही सॉलिड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है. तो आपको उसको एक्सप्लेन करना है कैसे. तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो एक इंटरव्यू होता है एक तरह का इंट्रूजन होता है इंसान की पर्सनल लाइफ में. ज़बरदस्ती आप घुसपैठ कर रहे हो एक इंटरव्यू की लाइफ में, ज़बरदस्ती घुसपैठ करना है ना, है अगर आपको तो इंटरव्यू ले लो. तो इट इज़ ऑलवेज सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. क्यों बोला गया? थ्रू इंटरव्यूज ओनली वी गेट विविड इंप्रेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी सेलिब्रिटीज. हमारे पैरेलल में कौन खड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें ये पता चल जाता है. वी गेट अ ग्लांस ऑफ देयर वे ऑफ वर्किंग, देयर पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस. दूसरी चीज़, हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है, उनके काम के बारे में पता चलता है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता चलता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में. और जब हम उनको सुनते हैं तो हम उनकी बातों से कोई ना कोई रिजल्ट या आउटकम निकालते हैं और अपने आप को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं. देखो अगर मैं किसी फील्ड से हूँ और मैं अगर आपको अपना इंटरव्यू दे रही हूँ तो मैं ये बताऊँगी कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली, क्या क्या चीज़ें सफ़र करके मैं आई हूँ, है ना. तो वो सफरिंग अगर मैं आपको बताऊंगी और आपको वो झेलना ना पड़े तो उसके लिए आप मुझे सुनना पसंद करोगे और वो आपको हेल्प भी करेगी. सो आई होप यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना, और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि ये सेशंस आगे कंटिन्यू रहें, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर है और ये सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको एक ओवरऑल कवरेज मिल रहा है. थैंक यू.